हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना जो टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। और जो फर्स्ट यूनिट के हम दो इसके टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। एक तो डी ब्रोगली समीकरण है और दूसरी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हमारा क्वेश्चन अब है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याओं का यूज क्या है। आखिरकार क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता किस प्रकार पड़ी, क्यों पड़ी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता। किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 है। और अभी तक जो ज्ञात हैं जिन तत्वों का जिक्र होता है वे लगभग 118 तत्व हैं। तो ऐसा भी परमाणु होगा जिसमें 118 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ी है इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, किस कक्षा में है, किस कक्षक में है और उसका चक्रण कैसा है, कि वो सीधा घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चक्रण बहुत से बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण चक्कर लगाता है, मगर ध्यान से देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल हाफ ही चक्कर लगाता है। हाफ के बाद में फिर वापस दूसरी साइड को वो घूम जाता है, तो केवल आधा ही चक्कर पूरा कर पाता है एक बार में। तो जो क्वांटम संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी है वो केवल इलेक्ट्रॉन के पता लगाने के लिए पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन का पता क्या है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है और उसका चक्रण कैसा है, वो चक्कर कैसा लगा रहा है, कि उसका चक्रण जो है वो वामावर्त है या दक्षिणावर्त है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी इसकी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, कोमा उपकोष, कोमा ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कोष, कोमा उपकोष, कोमा कक्षक, कोमा चक्रण आदि को प्रदर्शित करती हैं, आदि को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी। और इसमें हम ये लाइन भी लिख देंगे कि जो क्वांटम संख्याएं होती है वे किसी इलेक्ट्रॉन के डाक के पते के समान होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो हम इसमें लिख देंगे क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डाक के पते के समान होती हैं। डाक के पते के समान होती हैं, अर्थात क्वांटम संख्याओं से, अर्थात क्वांटम संख्याओं से किसी इलेक्ट्रॉन का पता
लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। इनके प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखिए, नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। और जो दूसरा है वो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो थर्ड नंबर पे आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो सबसे लास्ट में होता है वो आता है फोर्थ नंबर पे चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये 4 प्रकार के होंगे। ये 4 प्रकार के होंगे। और मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये हमारी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो सेकंड नंबर पे है जो हमारी है इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये हमारी होती है एजीम्यूथियल। ठीक है, AZIMUTHAL एजीम्यूथियल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो हमारे फोर्थ नंबर पर आती है ये हमारी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वांटम संख्याएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर और चुंबकीय क्वांटम नंबर और चक्रण क्वांटम नंबर, ये 4 प्रकार की होती हैं। तो इनमें हम जब बात करेंगे सबसे पहले वो हम किसकी करेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। तो डाल लेते हैं फर्स्ट हेडिंग नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष को या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ये पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में घूम रहा है। कक्षा 1 है या कक्षा 2 है या उसकी कक्षा 3 है या वो कक्षा 4 में घूम रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है। कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है या फिर कक्षा 4 है। ठीक है, तो इसे हम जो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। जो थ्योरी मैं आपको बोल रहा हूँ आपको यही नोट करनी है। ठीक है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसे n से प्रदर्शित करते हैं। थ्योरी बोलना शुरू करता हूँ। जब आपकी थ्योरी लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा कि वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या की जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी कि वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अभी तक जो ज्ञात कुल कक्षाओं की संख्या है वो कुल कितनी है? 7 है।
ठीक है। तो अधिकतम n का मान जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। और 7 कितने से हो सकता है, 1 से लेकर 7 तक हो सकता है अभी n का मान। भविष्य में अगर कोई और परमाणु ऐसा ज्ञात हुआ जिसमें कक्षाओं की संख्या 8 होगी तो n का मान 8 हो सकता है, मगर अभी ऐसा कोई तत्व ज्ञात नहीं है जिसमें कक्षाओं की संख्या 7 से अधिक हो। तो अभी तक जो कोई परमाणु ज्ञात है वो केवल कितना है वो कक्षाओं की संख्या जो ज्ञात है अभी तक मैक्सिमम कितनी है, 7 है, और मिनिमम कितनी रहेगी, 1, 0 भी नहीं होगी और 7 से 8 भी नहीं होगी, कोई इनके बीच की ही होगी। ठीक है। और जो कक्षाएं जो होती हैं उन्हें हम काय से प्रदर्शित करते हैं, के एल, जैसे हमने लिखा हुआ है ना, ये तो हमारे शुरू की के, फिर एल, फिर ये एम, फिर ये एन, ऐसे ऐसे करके कक्षाओं की संख्या लिखते चले जाएंगे। अब के एल एम एन के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 का, इस टाइप से। अब बात करें तो हम कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है। तो जो पहली कक्षा होगी उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो दूसरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो फोर्थ होगी, जो चौथी कक्षा होगी, उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, इसका मेन काम क्या है। ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के जो कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर है उसे प्रदर्शित करने के लिए जिस क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है वही कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। के एल एम एन के लिए इसका मान कितना होता है, 1, 2, 3, 4। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, और जो फोर्थ कक्षा है, जो चौथी कक्षा है, उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगर हम किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण करना चाहेंगे MVR का, तो जो MVR इक्वल टू होता है, ये होता है NH/2π के, NH/2π। इस फॉर्मूले से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। ये तो थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में दूसरे नंबर की पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे थी हमारे पास में द्विगंशी क्वांटम संख्या, पॉइंट नंबर 2 है। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास में थी वो हमारे पास में थी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, अब समझिएगा, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है ये क्या होती है। पहली कक्षा प्रदर्शित कर रही थी कक्षा को, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो प्रदर्शित करती है उपकोष को। ठीक है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो प्रदर्शित करती है उपकोष को या उप ऊर्जा स्तर को, उप ऊर्जा स्तर को। ठीक है। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसे हम डिफाइन करते हैं काय से, एल से। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो एल के मान हैं वे उपकोषों के लिए किस प्रकार होंगे, जैसे कि हमारे पास में एस उपकोष है, और पी उपकोष है, और डी उपकोष है, और एफ उपकोष है। अभी तक हमारे पास में जो ज्ञात उपकोष हैं वे कितने हैं, केवल 4। तो इनके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। बिल्कुल फिक्स रहेगी। कहीं भी अगर एस आता है तो उसके लिए एल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। कहीं भी पी आता है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। कहीं भी डी आता है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और कहीं भी एफ आता है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसे इस टाइप से भी समझा सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या में दीर्घंशी क्वांटम संख्या कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है। तो हम इसे भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके लिए टेबल बन जाएगी इसमें, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, 1 के बाद में 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ तक ही रुक जाइए फिलहाल। फिर हमारे पास में है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसकी हमें वैल्यू यहाँ बतानी है, और यहाँ हमें बताने हैं उपकोष। उपकोष से ही पता चलेगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना आएगा। ठीक है। अगर कक्षाओं की संख्या 1 है तो कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए केवल एस उपकोष ही संभव है। जब एस उपकोष संभव है
तो यहाँ L बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर अगर कक्षा 2 में चलेंगे तो कक्षा 2 में कितने इलेक्ट्रॉन संभव है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन 2 S में और 6 P में। तो यहाँ S और P दोनों कोष संभव होंगे। तो यहाँ जिसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक S है और दूसरा P। अगर कक्षाओं की संख्या 3 हो जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। इसमें S, P और D तीनों संभव हैं। जब यहाँ S, P और D तीनों संभव होंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और अगर कक्षाओं की संख्या 4 हो जाएगी तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। इन 32 में S, P और D तीनों कोष संभव होंगे। जब S, P, D और F कोष संभव होंगे तो इसमें दीर्घंशी क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2 या 3 भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो गई होगा, कोई सा भी हो सकता है। 0 भी हो सके, 1 भी हो सके, 2 भी हो सके या फिर 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो दीर्घंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? ये वह क्वांटम संख्या होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उपऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। उपकोषों के लिए S, P, D, F उपकोषों के लिए क्रमशः L का मान 0, 1, 2, 3 होता है। ठीक है, इसके लिए टेबल भी बन जाएगी। जो सी टेबल अभी हमने बनाई है, ये टेबल भी इसी की ही है। किसकी? मुख्य क्वांटम संख्याओं की, ये वाली। मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ने के बाद में चलिए पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए थर्ड हेडिंग डाल लेते हैं अब हम इसकी। जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो थर्ड हेडिंग है हमारी तीसरे नंबर पे जो है हमारी, वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या वह संख्या होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है। या इसमें हम डेफिनेशन दे देंगे, जैसे हमने पहले की डेफिनेशन दी है कि वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं m से। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो काहे को प्रदर्शित करती है? वो बताती है कक्षक को। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? m से। ठीक है, और जब चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकालने की बात आएगी तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान होते हैं वो निर्भर करते हैं L पर। ठीक है, L के मान पर, L के मान पर निर्भर करते हैं। किसके मान? चुंबकीय क्वांटम संख्या के पर निर्भर करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार निर्भर करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो m होता है, m = होता है 2L + 1। कितने मान हो सकते हैं? यहाँ संभावित मान की बात करेंगे। अगर L का मान 0 होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × 0 + 1 = 1। ठीक है, नहीं इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा यदि L बराबर 0, तो यहाँ कितना मान आ जाएगा? 1। और यदि L बराबर कितना आ जाए? 1, तो यहाँ m = किसके हो जाएगा? m = हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3 के। और यदि L बराबर कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ जो m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 + 1 = 5। और यदि यहाँ L बराबर कितना हो? 3 हो, यदि L बराबर कितना हो? 3, तो यहाँ m = कितना हो जाएगा? m = हो जाएगा 2 × 3 + 1 = 7। देखिए ये जो 1 मान आएगा निकल के, ये आएगा केवल S उपकोष के लिए, क्योंकि L बराबर क्या है? 0। जब L बराबर 1 इसका मतलब P उपकोष है। P उपकोष के लिए अधिकतम मान कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और ये जो L बराबर 2 है ये क्या है? ये D उपकोष है। इसके लिए अधिकतम मान कितना आएंगे? 5। ये जो L बराबर 3 है ये क्या है हमारे पास में? ये F उपकोष है। उसके लिए अधिकतम मान कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। ठीक है, इन मान की हम यही गणना कर लेंगे। जैसे हमारे पास में केवल S उपकोष है तो S उपकोष में केवल एक ही कक्षक उपस्थित होता है, इस टाइप से। फिर हमारे पास में अगर P उपकोष उपस्थित होता तो जो P उपकोष होता है इसमें 3 कक्षक उपस्थित होते हैं, 1, 2, 3। बीच के नीचे 0 मान आएगा, जो राइट साइड में होंगे वे प्लस वाले,
और जो लेफ्ट साइड में आएंगे वे माइनस वाले। तो पी के जो 3 संभावित मान हैं जो हमारे पास में निकल गए थे 3, वे 3 संभावित मान कौन कौन से हैं? -1 है, 0 है और +1 है। फिर इसके बाद में हम बना लेंगे डी ऑफ कोस कैसा होता है। तो जो डी ऑफ कोस होगा, इसमें कितने कक्षक उपस्थित होते हैं? इसमें होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। बीच के नीचे 0, राइट हैंड में +1 +2, लेफ्ट हैंड में -1 -2। तो इसके जो अधिकतम मान होंगे 5, वे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं -2 -1 0 +1 और +2। फिर इसके बाद में जो एफ कोस होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं 7। ठीक है, इसमें 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो बीच में है वो 0 है, राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में -3 -1 -2 -3। ये जो मैंने आपको नीचे वैल्यू दिखाई है ये कक्षकों की है। ये जो एक डिब्बा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये एक डिब्बा क्या है? एक कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है और ये क्या है? ये तीसरा कक्षक है। चलिए देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे पेन से समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास में जो हमें डिब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये जो डिब्बे हैं हमारे, ये हमारे कक्षक ही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले दिखाई दिया, तो ये कक्षक 1 है। ठीक है, ये कक्षक 2 है। इस कक्षक दूसरे वाले कक्षक का जो मान है वो कितना है? इस वाले का, बीच वाले का 0। इस वाले कक्षक की वैल्यू कितनी है? 0 है। फिर जो हमारा लास्ट का कक्षक है, एक ये है तीसरा, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है? +1। इसमें जो पहला कक्षक है ये वाला, इस कक्षक की वैल्यू कितनी है? -2। ये जो हमारे पास में ये दूसरा कक्षक है, इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तीसरे कक्षक की वैल्यू कितनी है? 0। और जो फोर्थ कक्षक है इसकी वैल्यू कितनी है? +1। और जो लास्ट का है 5th कक्षक, इसकी वैल्यू कितनी है? -2। ऐसी एफ ऑफ कोस में चलिए, जो इसका पहला कक्षक है ये वाला, जो आपको ये पिंक कलर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले कक्षक की वैल्यू -3, दूसरे कक्षक की वैल्यू -2, तीसरे कक्षक की -1, चौथे कक्षक की 0, पांचवें कक्षक की +2 +1, छठे की +2, सातवें की +3। इस टाइप से होते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलेंगे और हम इनके लिए एक टेबल भी बना देंगे। चलिए, टेबल बनाने की बात आती है तो टेबल बना देते हैं। जब हम इनके लिए टेबल बनाएंगे तो टेबल हमारी कुछ किस प्रकार की होगी? टेबल ऐसे नहीं बनेगी साहब, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, टेबल बना देते हैं। चलिए, टेबल बनाने शुरू करते हैं। टेबल में एल के मान लेंगे, उपकोष की संख्या लेंगे और एम के मान लेंगे और एम के कुल मान लेंगे। ठीक है, ये हम टेबल में अपनी में बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसमें एल के मान। ठीक है, एल के मान कितने हो सकते हैं? एल के मान, एल के मान हो सकता है जो हम शुरुआत में लेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये मान एल के हो सकते हैं। फिर इसके बाद में उपकोष देखते हैं। उपकोष कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? अगर 0 होगा तो केवल एस उपकोष होगा, 1 होगा तो एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, क्योंकि 1 से कम होगा। मगर यहाँ 1 है तो एक्यूरेट वैल्यू ही बताएंगे, केवल पी होगा।
और अगर 2 है तो 2 पे कितना हो जाएगा D, अगर 3 है तो 3 पे हो जाएगा F, और अगर 4 है तो 4 पे हो जाएगा G। तो ये अभी ज्ञात नहीं है, जो फोर्थ वाला है, अभी कोई परमाणु ऐसा हमारे पास नहीं है जिसमें G कोस आता हो। ठीक है, अब इसके बाद में लिखते हैं M के मान। M के मान कितने कितने मान होते हैं, इसके लिए कितना होता है 0, P के लिए होता है -1 0 +1, D के लिए होता है -2 -1 0 +1 +2, और F के लिए होता है -3 -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है, अगर G के लिए चलेंगे तो +-4 से शुरू होंगे और ये मान चलते हुए जाएंगे कहाँ तक, +4 तक, मगर ऐसा कोई अभी तक ज्ञात नहीं है। अब इसमें कुल मानों की संख्या कितनी होगी, M के कुल मान। ठीक है नहीं, कुल मान किसके, M के, तो कुल मान कितने होंगे M के, पहले वाले में कितना है 1, दूसरे वाले में कितने हैं 3, तीसरे वाले में कितने हैं 5, और लास्ट वाले में कितने हैं 7। ये सब का सब हमें अपनी थ्योरी में मेंशन करना है, सब हमें अपनी थ्योरी में समझाना है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे आ जाएंगे वे हमारे आ जाएंगे, लास्ट की सेल आ जाएगी, लास्ट की सेल पढ़ते हैं, जो हमारी सबसे एंड की हेडिंग भी है, वो हमारी लास्ट की सेल है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ये हमारी लास्ट की हेडिंग है सबसे, और ये हमें ध्यान से भी पढ़नी है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये हमें चक्रण क्वांटम संख्या पढ़नी है सबसे बाद में। अब चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है। अब घूमने की दिशा 2 ही होती हैं। नंबर 1 दिशा होती है दक्षिणावर्त घूर्णन, दक्षिणावर्त घूर्णन, और जो दूसरा होता है वो होता है वामावर्त घूर्णन। ठीक है, एक तो होता है दक्षिणावर्त घूर्णन और दूसरा होता है वामावर्त घूर्णन, वामावर्त, सॉरी ये हटेगा यहाँ से, वामावर्त घूर्णन। ठीक है, वामावर्त घूर्णन, केवल 2 ही दिशा होंगी, एक दिशा तो होगी क्लॉकवाइज और दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चक्रण कर रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में, तो मान कितना आएगा प्लस का 1/2, और अगर वो चक्रण कर रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तो इसका मान आएगा माइनस का 1/2। और हम लास्ट में समझा देंगे इनका कोणीय संवेग। तो जो कोणीय संवेग होगा वो बराबर होगा यहाँ mv/r इक्वल टू हो जाएगा h इन ब्रैकेट s+1 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ हमारे पास में 2 पाई। ठीक है, इससे निकाल देंगे। फिर इसके बाद में इनके लिए भी एक टेबल बना देंगे चक्रण क्वांटम संख्या में। अब चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही दिशाओं में चक्रण करता है, दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है तब इसका मान +1/2, और यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूर्णन कर रहा है तब इसका मान, देखिए दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है मान +1/2, और वामावर्त घूर्णन कर रहा है तो मान -1/2 होता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके लिए टेबल बना लेंगे, और जो हमारी टेबल होगी वो हमारी टेबल कुछ इस प्रकार से होगी कि सबसे शुरू में हम दिखाएंगे इसमें मुख्य क्वांटम संख्या, और टेबल बनानी पड़ेगी कंप्लीटली, पूरे के पूरे पे ही बनेगी। चलिए जी, तो सबसे पहले आएगी मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ जो टेबल बनेगी वो सबसे पहले इसमें आ जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या।
और मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आ जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, और जो थर्ड नंबर पर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो सबसे लास्ट में आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। और सबसे लास्ट में अब हम लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस टाइप से हम इसे बना देंगे। अब मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान कितने हो सकते हैं भाई? संख्या कितनी हो सकती है? एक को काहे से प्रदर्शित कर देंगे? के से। दो को काहे से प्रदर्शित कर देंगे? एल से। तीन को प्रदर्शित के एल एम, और चार के लिए प्रदर्शित कर देंगे काहे से? एन से। अच्छा, जब कक्षाओं की संख्या 1 है तो जो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या है, जो एल है, एल का मान कितना हो सकता है? केवल और केवल 0। अब इसके लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान कितना होता है? 0। चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या हो सकता है? +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। जब हम बात करेंगे दूसरी कक्षा की तो इसमें एजीम्यूथल क्वांटम संख्या का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जब 0 हो जाएगा तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होएगा और चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 और या -1/2। यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 2। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर 1 हो गया तो प्यूब कोस संभव है। और यहाँ इसमें जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं इनका मान कितना हो सकता है? इनका मान हो सकता है -1, 0 और कितना हो सकता था? +1। अब इनके लिए इसका मान +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? कुल मिला के 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर कक्षा 3 की बात करेंगे तो इसमें एजीम्यूथल क्वांटम संख्या का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 1 होगा तो चुंबकीय क्वांटम संख्या 0, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1। और अगर 2 आ जाता है तो इसमें -2, -1, 0 +1 +2। और ये मान सबके लिए सेम आते चले जाएंगे। +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। और यहाँ देखिए इसमें कितने होंगे? एक में होंगे 2, फिर 6 और फिर 10। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 18। और जो 4th कक्षा की बात आएगी तो इसमें जो एल के मान होंगे, ठीक है, ये मान है एन के, ये हैं एल के, ये मान हो सकते हैं एम के और ये मान हो सकते हैं किसके? एस के। जब बात आएगी 4th कक्षा की तो इसमें 0, 1, 2, 3 तीन हो सकते हैं। 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 और +1, 2 के लिए -2, फिर -1, 0, +1, +2 और यहाँ इसके मान हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, और ये बाकी मान सब के लिए सेम आएंगे। +1/2, -1/2 और यहाँ भी इसमें क्या आएगा? +1/2 और -1/2, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, फिर 8, फिर 2 के बाद में 6, फिर 6 के बाद में 10, फिर 10 के बाद में 14। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, 32। ठीक है, यहाँ मैं केवल जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था। अगर कक्षा की संख्या 1 है तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो केवल एस उपकोष संभव होगा। ठीक है, एस। दूसरी कक्षा में एस भी होगा, पी भी होगा। जब तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। 4th की बात करेंगे तो एस, पी, डी और एफ तीनों के तीनों ही संभव होंगे। ठीक है, ये मैंने आज जो आपको समझाई है, ये मैंने आज आपको ये समझाई है भी क्वांटम संख्याएं। चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि जो हमारे पास में है 3D7, 3D7 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास में है? एन, एल, एम और एस। एन क्या होती है? एन होती है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, जो एन है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है।
n है मुख्य क्वांटम संख्या, और जो हमारे पास में दूसरे नंबर पे है l, वो क्या है, वो है हमारी द्विअंशी क्वांटम संख्या। जो थर्ड नंबर पे है वो है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में बार बार पूछा हुआ है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट में जो है हमारी, जो फोर्थ नंबर पे है, वो है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या, ये हमारे फोर्थ नंबर पे है, और ये मान हमें ज्ञात करने हैं जो हमें ये मिले हुए हैं, ये फोर्थ वाले। तो n का मान क्या होगा, l का क्या होगा, m का क्या होगा और s का क्या होगा, ये मान हमें बताने हैं कि कौन सा मान हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो n का मान होता है जो कक्ष की संख्या होती है, कक्ष की संख्या सबसे शुरू में लिखी होती है, तो कितनी है 3, तो n का मान कितना हो गया 3। अब जो l का मान होता है, l के मान का निर्धारण करते हैं कैसे, s, p, d और f के द्वारा। l का मान s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना होता है 3। तो यहाँ l के लिए कौन सा है, d है, तो d का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब d उपकोष है तो अब d उपकोष को साथ साथ बना भी लीजिए। जब d उपकोष हमारे पास में आ रहा है यहाँ, तो d को साथ साथ बना लीजिए। इसमें कितने कक्षक होते हैं इसके 5, 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों, क्योंकि अगला नंबर है कक्षक के बताने का। और मान रख लीजिए 0, +1, +2, -1 और -2। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हुंड के नियम के अनुसार भरिए, जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं हुंड के नियम के अनुसार भरिए। 1, फिर इसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, -1 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, -1। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर को है 7वें का या नीचे को, तो 7वें इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे को है। तो इस कारणवश इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो 7वें इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका मान कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अगर मुंह ऊपर को होता तो मान आ जाता इसका +1/2। इसका चलिए क्वेश्चन अगला और देख लेते हैं। ये हमें मिला हुआ था 4f4, ये मिल गया। ठीक है, अब 4f4 में n की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो हमें n बराबर कितना आ जाएगा, जो शुरू में लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 4। n के बाद में क्या आ जाएगा l। अब l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है, ये देखिए यहाँ से कितनी होती है 3। तो यहाँ l बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें बतानी है m की वैल्यू। तो यहाँ जो m की वैल्यू होगी, इसके लिए हमें f बनाना पड़ेगा। बिना f बनाए हुए हमारा यहाँ काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो बीच में है वो 0, राइट हैंड वाले प्लस और लेफ्ट हैंड वाले माइनस। ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। तो जो यहाँ m बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके कितने हैं, देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 4th इलेक्ट्रॉन किस में है, 0 वाले में। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये देखिएगा एरो का मुंह ऊपर को है या फिर नीचे ऊपर को मुंह है, तो यहाँ s बराबर आ जाएगा +1/2। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराए हैं, जो मेरी पहली वीडियो इसकी पड़ी हुई है, आप इन्हें वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे, वीडियो को जब आप एक बार देखना शुरू कर देंगे तो वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।